स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। इस लॉकडाउन में हम सभी उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी में किसी तरह की बाधा ना हो, इसके लिए हम लोग लगातार किसी न किसी तरह के आपको वीडियोस लेके आ रहे हैं, आपके स्टडी मटेरियल लेके आ रहे हैं ताकि आप घर पर रहकर भी पढ़ाई कर सकें। आज का हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट क्या होती है, जो कि आगे के जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसके क्या गुण होंगे, इसके बारे में, तो उसमें हमारा जो उपयोगी है किरण आरेख, उसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट। गोलीय दर्पण यानी कि या तो उत्तल या तो अवतल। तो हमने दोनों दर्पण को एक साथ लिया है जो चार प्रकार की होती है। सबसे पहला क्या है, पहला है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती है। फिर से अगर हम इसको रिपीट करें तो कि कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से गुजरती है। हमने पीछे भी इस चीज को बताया था जब हम R और F में संबंध स्थापित कर रहे थे। तो वही कह रहा है कि मान लेते हैं गोलीय दर्पण हमने अवतल दर्पण लिया, एक उत्तल दर्पण लिया। इसका मध्य बिंदु ध्रुव है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे ध्रुव जिसे हम P द्वारा सूचित करते हैं हमारा है। हम जब इसके प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित कराएं तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि फोकस से गुजरती है, यह हमेशा जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटते हैं वो फोकस होती है, यानी कि फोकस से होकर गुजरती है। अगर हम इसको बंद कर दें तो हम देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी। आप इसका एक और हमने इधर से भी लिया कि अगर इधर भी प्रधान अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर जाएगी। हम इससे ढेर सारे किरण भी अगर आपतित कराएं तो वो हमेशा फोकस से होकर ही जाएंगी। समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण में उसके प्रधान अक्ष के समांतर कहीं से भी आपतित हो तो वह फोकस से होकर चली जाएगी, रुकती नहीं है, उसको पार कर जाती है, फोकस से होते हुए मगर जाएगी। दूसरा फिगर हमारा उत्तल दर्पण का है, इसमें हमारा फोकस और वक्रता केंद्र इस साइड होता है और काल्पनिक होता है। तो प्रधान अक्ष के समांतर हम जब गुजारे तो प्रकाश तो उधर चली गई, नीचे वाला है प्रकाश इधर चली गई, तो हम इसको बैक करते हैं। तो बैक करते हैं तो जिस बिंदु पर इस तरह प्रतीत हो रहा हो कि प्रकाश शायद यहाँ प्रधान अक्ष को मिलती या यहाँ से गुजरती, तो वो बिंदु क्या होगा, फोकस होगा। तो हमेशा याद रखेंगे चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल हो, कि जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से गुजरती है, या अगर उत्तल दर्पण है डॉटेड लाइन है तो गुजरती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि फोकस से होकर जा रहा है। हमारा पहला क्लियर हो गया कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होकर जाएगा। मेन हमारा यही था। अब आते हैं दूसरा, कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के फोकस से होकर आती है तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है। इसका उल्टा हमारा जो कथन है इसका उल्टा है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा, और जब फोकस से आएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगा। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आएगी, अगर दर्पण पर ढेर सारे भी अगर हम आपतित कराते हैं तो हमेशा वह लौटते वक्त प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगी। ये उत्तल दर्पण में भी आप देख सकते हैं कि जब फोकस पर इस तरह से लगे कि हम प्रकाश फोकस पर भेज रहे हैं तो प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगी। यानी कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी, और फोकस से होकर आएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी। हमारा तीसरा है जो हमने यहाँ लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। फिर से एक बार देख लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण
किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह अपने ही पथ पर लौट जाती है। जैसे कारण वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, हमने बताया कि खोखला, जिस खोखले गोले के दर्पण बने होते हैं उसका कोई ना कोई केंद्र होगा। गोला है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा और वही सेंटर वक्रता केंद्र कहलाता है। तो जैसे मान लेते हैं हमारा एक गोला है, इसका एक केंद्र होगा। तो हम जानते हैं, मैथ में हम पढ़े हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि केंद्र से जब परिधि तक हम कोई लंबाई खींचते हैं तो लंब होता है और लंब पर जब हम प्रकाश गुजारेंगे तो हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि वो अपने ही पथ पर लौट जाएगी। उसी नियम के आधार पर जब हम कोई प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो लंबवत हो जाती है सतह पर, इसलिए वो अपने ही पथ पर लौट जाएगी। जैसा कि किरण हमने इस रास्ते गुजारा और एक इस रास्ते, कभी भी कोई भी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो अपने ही पथ पर लौट जाएगी। अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो मान लेते हैं कि हम इस तरह प्रकाश गुजारे जो लगता हो कि सी पर पहुंचे, लेकिन ये तो जाएगा नहीं, प्रतीत होगा, तो हमेशा ये अपने ही पथ पर लौट जाएगा। जैसा कि हमने दो किरण आपको दिखाया है। हमारा चौथा है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कोई खास नहीं, बहुत आसान है। कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण तथा प्रधान अक्ष एवं परावर्तित किरण तथा प्रधान अक्ष के बीच बना कोण समान होता है। फिगर में आप देखिए, हमने एक अवतल दर्पण लिया, ये हमारा प्रधान अक्ष है, तो जब हम कोई प्रकाश की किरण को ध्रुव पर आपतित कराएंगे तो इस तरह परावर्तित होगा। तो कह रहा है कि आपतित किरण और प्रधान अक्ष के बीच बना कोण और परावर्तित किरण और प्रधान अक्ष के बीच बना कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे इस अगर फिगर में देखें तो हमने प्रकाश की किरण को आपतित कराया ध्रुव पर, यहाँ पे ध्रुव था, इस तरह से प्रकाश गुजर गई और ये हमारा प्रधान अक्ष है। तो आपतित किरण और प्रधान अक्ष के बीच बना कोण, परावर्तित किरण और प्रधान अक्ष के बीच बने कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्यों होते हैं बराबर? परावर्तन के नियम से। अभी आप पढ़े कि जो है हमारा लंब है और आप समतल दर्पण में पढ़ चुके हैं कि जब आपतित किरण परावर्तित किरण और उस पर अगर लंब डालें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं। तो हम ऑलरेडी अभी बता चुके हैं कि जो प्रधान अक्ष होता है लंब होता है और ये हमारा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो परावर्तन के नियम से हम कह सकते हैं ना कि आपतित किरण और प्रधान अक्ष के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण है। परावर्तित किरण एक प्रधान अक्ष के बीच बना कोण परावर्तन कोण है और परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसके तहत हम कह सकते हैं कि ई कोण और ई कोण बराबर है, उसी तरह ई कोण और ई कोण बराबर है। समझ में आ गया? हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपको पढ़ाई में सहायता भी कर रहे होंगे। आप इसे अच्छे से पढ़ें। किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट में उस प्रॉब्लम को लिखकर भेजें, हम आपका उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।